Hello, dear friends. I am Dr. Mukesh Parik, and this is a class on the most famous metaphysical sonnet written by John Donne, and its title is Death Be Not Proud. हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोनेट आपको सबको मालूम है एक 14 लाइन की पोएम होती है which was introduced into England in the 15th century. Number one. Number two, यहाँ पे सोनेट 10 लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को. This is also very important information कि जो जॉन डन है उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मेटाफिजिकल सोनेट्स लिखी थी. हम सबको मालूम है कि जो जॉन डन है उन्होंने दो तरह की कविताएं लिखी है. Though he has written satires also, he has written elegies also and casual other poems also. He was a very religious person also, but not in his youth. Clear? So it is very important for all of us to understand that later on he became the dean of St. Paul's Church. So it means we can understand dean का मतलब होता है बहुत बड़ा चर्च का सबसे बड़ा एक पादरी आप मान सकते हैं, पुजारी. So he was very knowledgeable and then he wrote many sermons also. His sermons का मतलब होता है वो उपदेश जो चर्च में संडे को दिए जाते हैं. और चर्च के अंदर जो पादरी होते हैं, पैड्रीज जिनको बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है पैड्रे, वहां से ये पादरी वर्ड हिंदी में आ गया है. जो प्रीस्ट होते हैं वो संडे को स्पेशल मीटिंग्स रखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो केवल संडे को ही चर्च जाते हैं. और वो जो पोजीशंस वहाँ पे प्रीस्ट्स की होती है वो गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं, मतलब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. उस जमाने में किंग अपॉइंट किया करता था प्रीस्ट को, और काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोगों को ही वहाँ पे अपॉइंट किया जाता था. तो वो लोग बहुत सिंसियरली अपने सरमन्स लिखते थे एंड देन दे यूज्ड टू रिलीजियसली एजुकेट देयर कॉन्ग्रीगेशंस. कॉन्ग्रीगेशंस का मतलब होता है वो जो लोग उनको सुनने आते थे. ठीक है. अब इस सोनेट के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताना चाहूंगा कि एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सोनेट नंबर 10 है. ठीक है. फिर इसको मोस्टली डेथ बी नॉट प्राउड के नाम से जाना जाता है. ठीक है. क्योंकि ज्यादातर जो ये सोनेट्स हैं they are published in different anthologies with the by giving their title from the first lines. ठीक है. उनका नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स को चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे सब्जेक्टिव. ये जो पोएम है वो 1609 में लिखी गई थी एंड इट वाज पब्लिश्ड पोस्टुमसली, का मतलब होता है डेथ के बाद में 1633 में. ठीक है. और होली सोनेट्स और डिवाइन मेडिटेशंस नाम का जो उनका कलेक्शन छपा था उसमें 19 सोनेट्स होली सोनेट्स के नाम पे जानी जाती है. ठीक है. अब क्या होता है कि ज्यादातर यहाँ पे आई एम गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इसको देखिए जरा इस लाइन को. मोस्ट एडिशंस नंबर द पोएम एज द 10th इन द सोनेट सीक्वेंस. जैसे कि मैंने भी शुरू में इसको रोमन न्यूमेरल 10 से बताया है, which follows the order of poems in the वेस्टमोरलैंड मैन्युस्क्रिप्ट. तो जो भी स्टूडेंट अपने आंसर लिखेंगे, चाहे वो ऑनर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो जिनके सिलेबस में ये पोएम है, चाहे वो आईएएस के स्टूडेंट्स हो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट के स्टूडेंट्स हो, दे ऑल शुड गिव दिस इंफॉर्मेशन दैट जो द सीक्वेंस व्हाट वी हैव टेकन इन दिस लेक्चर उसको बोलते हैं वेस्टमोरलैंड मैन्युस्क्रिप्ट. जो जॉन डन ने लिखी थी वो जो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है मूल लिपि. ठीक है. तो वो उसकी जगह के नाम से जानी जाती है वेस्टमोरलैंड. ठीक है. क्योंकि इसी मैन्युस्क्रिप्ट में इनका सबसे कंप्लीट साइकिल पाया जाता है. साइकिल का मतलब है जिस क्रम में ये सोनेट्स लिखी जाती है और हमें मिलती है. ठीक है. हालांकि एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सारी सोनेट्स हमें जॉन डन के डेथ के तुरंत बाद पब्लिश हो गई थी. ये अलग अलग एडिशंस मिलते हैं जिसमें पर्टिकुलर 2 एडिशंस बहुत फेमस हैं और वो जॉन डन की डेथ के तुरंत बाद छपे थे, जिसमें ये अलग अलग ऑर्डर्स में ये सोनेट्स थी. लेकिन अभी कुछ साल पहले ही 19th सेंचुरी के अंदर इन सोनेट्स को फिर से ढूंढा गया. ठीक है. वहां पर हमें पता चला कि ओरिजिनल जो पब्लिकेशन था उसमें ये 10th नंबर पर. ठीक है.
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इनको होली सोनेट्स भी कहा जाता है और डिवाइन मेडिटेशंस भी कहा जाता है। डिवाइन मेडिटेशंस इनका नाम रखा गया था व्हेन दीस 19 sonnets were published in 1635। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे सीधे पोएम पर आते हैं कि जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, एक पिछला लेक्चर मैंने दिया था कुछ दिन पहले, ये जो जॉर्डन है उनकी पोएम में एक ड्रामेटिक एलिमेंट होता है और ऑल हिज होली सॉनेट्स एंड लव पोएम्स they are written in a very special style which is known as metaphysical style. So in the metaphysical style, actually what happens, the writer wants to surprise the readers. Number one, there is a lot much personification, there is a lot much hyperbole. Hyperbole means exaggeration, a lot much exaggeration, जिसको हम अतिशोक्ति अलंकार बोलते हैं. Then there is a dramatic element, ठीक है, personifications होगा, dramatic elements होंगे, ironies बहुत सारी होंगी. Then there is always a reference of the latest by that time in Renaissance, latest discoveries and inventions, उनका भी reference कभी अपनी कविताओं में डाल के, and he wants to surprise the readers actually. Major चीज है, abrupt starting होती है, surprise का element होता है. The writer can write the poem in a very colloquial style, जो कि which was not very famous, क्योंकि जब आप कविताएं लिखते हैं तो one expects from you that you should write in a very literary style, जिसको साहित्यिक स्टाइल बोलते हैं, लेकिन ये राइटर कोलोक्वल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में भी कविताएं लिखता है. ठीक है, तो इस कविता में डेथ को एक पर्सन मान के कवि ने और उसे वार्न किया कि तू ताकतवर नहीं है, ठीक है, और ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है. फिर उसके बाद में ये जो राइटर है वो बताने की कोशिश करता है कि मैं डायरेक्ट पोएम पे ही आऊंगा, आप को जब ये पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पोएम समझाने से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, और ये इसका दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में जरा और आपको बता दूं कि इसका अपना एक राइम स्कीम है, ABBA CDDC AA. ठीक है, और आपको मालूम है कि जॉर्डन ने जो है वो पेट्रार्कन स्टाइल में अपनी सोनेट्स को लिखा है. लास्ट जो लाइन है कि डेथ दाउ विल डाई, है ना, वो कोरिंथियन से ली गई है. अब आप में से कई स्टूडेंट को ये नई चीज समझ में नहीं आएगी. अल्यूड्स का मतलब होता है रेफरेंस देना. अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो जॉर्डन थे वो बहुत बड़े पादरी बन गए थे, डीन बन गए थे चर्च के, और उनके सरमन्स लोग दूर दूर से सुनने आते थे. वो बाद में पब्लिश भी होते थे उनके सरमन्स, और इसका मतलब है ही वाज वेल क्वालिफाइड एंड वेल रेड पर्सन. कोरिंथियन क्या है, जैसे आपने कई जगह सुना होगा कि क्रिश्चियनिटी में अलग अलग सेंट हुए हैं, जैसे उनके नाम पर स्कूलें हैं भारत में, जैसे सेंट पॉल, सेंट एंसलम, सेंट टेरेसा. तो सेंट पॉल एक सेंट हुए, उन्होंने बाइबल के ऊपर कुछ लिखा है. कुछ कोरिंथ नाम की एक जगह पर उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे थे जिनके नाम से कोरिंथियंस नाम से एक और बाइबल फेमस है. वहां पे उन्होंने इस बात को लिखा है जो बहुत फेमस है, इतनी फेमस है कि कई पिक्चरों में भी मैंने ये सोनेट सुनी है. ठीक है, वहां पे राइटर ने लास्ट लाइन को कोरिंथियन नाम की जो बाइबल है उससे लिया है. ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए जरूरी है. ठीक है, अब हम आते हैं. अच्छा, एक चीज और देखिए कि द पोएम्स ओपनिंग वर्ड्स आर इकोड इन अ कंटेम्पररी पोएम, डेथ बी नॉट प्राउड, दाई हैंड गेव नॉट दिस ब्लो. तो ये वाली जानकारी नेट के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सोनेट इतनी फेमस है कि लगभग सारे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है. बिकॉज इफ वी लुक फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंड ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, वी अंडरस्टैंड that the ultimate goal in all the religions of the world is that the soul should get mingled with the oversoul, that is God, Paramatma. Okay, so even we should not be afraid of death also. ठीक है, डेथ की तारीफ गीता में भी की गई है बच्चों. 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में अगर आप कभी सुनो पढ़ो, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स will be listening to me when I will publish this or upload this video. But yes, even Lord Krishna has also said in the Bhagavad Gita that death बहुत powerful है, वो आपको पुरानी चीजों को भुला देती है. ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा डाइग्रेस नहीं करूंगा, अपना नॉलेज नहीं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या जानता हूं, पर मैं आपको एनलाइटन करने की कोशिश करूंगा. मैं पोएम पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. ये सोनेट है, डेथ बी नॉट प्राउड. तो डेथ को राइटर ने पर्सोनिफाई कर दिया है.
और उसके बाद वो कह रहा है कि तुझे ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गर्व मत कर। दो सम हैव कॉल्ड दी, ओल्ड इंग्लिश में दी का मतलब होता है यू, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने तुझे पुकारा हो, शायद पुकारा हो, माइटी एंड ड्रेडफुल। माइटी का मतलब है ताकतवर, भाई हम डेथ को ताकतवर मानते हैं एंड ड्रेडफुल मानते हैं। तो यहाँ पे आयरनी क्या है देखिए, कि जिस डेथ को सबसे ज्यादा डरा जाता है, जिससे जिसको सबसे पावरफुल अलग अलग कल्चर्स में कहा गया है, राइटर ने यहाँ पे मेटाफिजिकल स्टाइल यूज करते हुए एकदम से हमें सरप्राइज कर दिया कि डेथ तू कोई ज्यादा ताकतवर और ज्यादा डरावनी नहीं है। ड्रेडफुल मैंने डरावनी। फॉर, फॉर का मतलब है बिकॉज। नाउ आर्ट, ओल्ड इंग्लिश है एलिजाबेथन एज की, आर्ट का मतलब है आर, क्योंकि तू है नॉट सो, तू ऐसी नहीं है। सो इन द वेरी फर्स्ट टू लाइन्स, first of all there is no reference of anything, abruptly the poet has started the poem and then he surprises us कि हम एकदम उसकी बात में आ जाएंगे और we would be listening him very carefully कि is what opposite thing is saying, that death is not powerful and death is not dreadful, because we know that death is powerful and death is dreadful. Okay, तो यहां से वो कविता स्टार्ट करता है, फिर वो अपनी बात को समझाता है, कहता है कि फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, क्योंकि जिनके बारे में तू सोचती है, दाओ मतलब यू, डेथ को पर्सोनिफाई करके, नाउ द राइटर हैज एस्टैब्लिश्ड अ कम्युनिकेशन, अ डायलॉग between himself and death. He says, because it's a dramatic monologue also, I always say that whenever you read John Donne, you should understand that his poems are written in a very typical style of dramatic monologues. Monologues means there is one interlocutor. Interlocutor का मतलब होता है एक जना उसमें बोल रहा है. That might be poet also, or that might be that dramatic person जो राइटर ने क्रिएट किया उस कविता के अंदर. हालांकि वो सारी जो बातचीत है, वो जो सब कुछ है, वो पोइट की थिंकिंग होती है, लेकिन वो क्रिएट करता है उस पर्सन को, ठीक है. और वो फिर आसपास जो लोग हैं, which are visible but they don't speak, but we understand like some dialogue is going on, उसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है. कहता है कि फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, तुम सोचती है अगर कि तूने कई लोगों को मार दिया है, डस्ट का मतलब डज, कि तूने ओवरथ्रो कर दिया है, पटक दिया है, मार दिया है, तो सावधान हो जा, डेथ दे डाई नॉट. वो साफ मना करता है कि वो मरते नहीं है. पुअर डेथ, यहाँ पे पुअर का मतलब है उसको बिल्कुल पावरलेस मान रहा है, बेचारी, ऐसे सोच रहा है तेरे में कोई ताकत नहीं है, तू बिल्कुल बेचारी डेथ है तू. नॉट येट कैंस्ट दाउ किल मी, और कैंस्ट का मतलब है कैन, और तू मुझे भी नहीं मार सकती. सो दिस यू कैन अंडरस्टैंड दिस राइम स्कीम, जरा ध्यान से देखिए. दी, सो, ओवरथ्रो एंड मी, ए बी बी ए, इस तरह से इसकी राइम स्कीम को स्टडी किया जाता है, ठीक है. फिर वो अपने बात को आगे बढ़ाता है, राइटर तर्क देता है हमें. वो कहता है कि फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप which but thy pictures be. इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि if we read Hamlet, if we read the other metaphysical important parts of literature, we come across this particular image. एलिजाबेथन लोग जो थे वो डेथ को स्लीप से तुलना करते हैं. भाई डेथ भी एक तरह की नींद है. टू बी और नॉट टू बी, जो हेमलेट की जो फेमस सॉलिलॉक्वी है, आपने उसमें भी इसमें सुना होगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं सो जाऊंगा और एक ऐसी नींद में चला जाऊंगा, ना जाने वहां पे कैसे सपने आएंगे. तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे लिंक कर देनी चाहिए जिन बच्चों को अपने आंसर्स को लिखना है. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वहां पे उनको वैसे डीप नॉलेज मिल रही है. बट I always keep in mind that whenever I deliver a lecture, it should be deep so that any kind of student can take benefit from my lecture. तो आपको ये सारी बातें लिखनी चाहिए वहां पे, ठीक है. राइटर कह रहा है कि डेथ को पावरलेस महसूस करवाने के लिए उसने कह दिया है कि देखो, जब हम रेस्ट करते हैं, जैसे कोई आदमी रेस्ट कर रहा है तो उस वक्त उसमें हलचल नहीं होती है ना, ऐसे लगता है जैसे वो मुर्दे की तरफ पड़ा है ना, वो रेस्ट कर रहा होता है या सो रहा होता है. कहता वो भी तो तेरी पिक्चर्स हैं, डेथ की पिक्चर्स हैं वो, तो वहां तो डरावनी नहीं लगती है. कहता है मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, बल्कि जब हम आराम कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं, तब तो हमें ज्यादा आनंद आता है. तो इसका मतलब है तू कहाँ हो गई डरावनी, है ना, तू कहाँ हो गई डरावनी. डेथ को कह रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे एक आदमी किसी को चिढ़ा रहा हो कि तू ज्यादा पावरफुल नहीं है.
एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो। ये एम्बिगुअस लाइन है, इसको एम्बिगुटी बोलते हैं। एम्बिगुटी का मतलब होता है व्हेन 2-3 मीनिंग्स कम आउट, और जल्दी ही हमारे जो बेस्ट लोग हैं वो तेरे साथ चले जाएंगे। तो आप सोचोगे कि ये कहना चाह रहा है कि सारे लोग जो है मर जाएंगे। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं और वो प्रूव कर चुके हैं कि वो बेस्ट हैं, इसको समझिए, बड़ी गहरी लाइन नहीं है, क्योंकि जवानी में और बचपन में पता नहीं चलता है कि वो बेस्ट है। मतलब पीपल हु हैव प्रूव्ड देमसेल्फ दे आर बेस्ट। और वो हो सकता है द पोएट इज राइटिंग द पोएम इन द नाइट, सो ही मस्ट बी गिविंग अ रेफरेंस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्लीप। तो एम्बिग्यूटी हमेशा याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएम में एम्बिग्यूटी भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिना एम्बिग्यूटी और पैराडॉक्स के हम वी कैन नॉट इमेजिन अ मेटाफिजिकल पोएम। हमेशा याद रखिए, पोएम का मजा ही तब आता है जब उसमें कई कई मीनिंग निकलते हो और हम उसको आर्ग्यू करना चाहते हो, और किसी उल्टी बात के ऊपर कभी अपने तर्क दे रहा हो तो कहते हैं कि वो अच्छी पोएम मानी जाती है। ठीक है, केवल राइम स्कीम से अच्छी पोएम नहीं होती है, केवल बहुत ज्यादा मेटाफर्स और सिमिलीज दे देना भी अच्छी कविता की निशानी नहीं है। अ गुड पोएम इज ऑलवेज वन व्हिच मेक्स यू रिस्पॉन्ड, व्हिच मेक्स यू कट द पॉइंट्स ऑफ द पोएट। ठीक है, तो इस लाइन में क्या कह रहा है वो, कि जल्दी ही कई लोग मर जाएंगे यानी सो जाएंगे। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, उनकी हड्डियों को आराम मिलेगा। ये भी एक एम्बिगुअस लाइन है कि जब हम सोते हैं तो हमारे को आराम मिलता है, शरीर को, हमारी हड्डियों को। लेकिन दूसरा मतलब यहाँ पे जब बोन्स को आराम मिलेगा, ये एक मेटोनमी है, एक लिटरेरी टर्म होती है। हड्डियों को आराम मिलेगा कि शरीर को आराम मिलेगा, है ना। एंड सोल्स डिलीवरी, और कहता है उनकी सोल्स जो है वो डिलीवर हो जाएंगी। तो इस लाइन में आके वो एम्बिग्यूटी को खत्म कर रहा है, यानी कि वो डेथ की ही बात कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि उनकी सोल जो है वो आजाद हो जाएगी। ये भी एक मेटाफिजिकल स्टाइल है बच्चों। और दूसरा, ये एलिजाबेथन एज का एक बहुत फेमस स्टाइल है जिसमें कविता लिखी गई है। उस जमाने में बॉडी एंड सोल को की जो कंपैरेटिव मेरिट्स है उस पर भी काफी कविताएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि द राइटर वांट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट in an extended metaphor where he has personified death, and then he keeps putting all his energy in demeaning and proving that that personified death is not as mighty and as powerful as has already been established into the culture, into the traditional writings, that death is powerful. Okay, but the writer with his metaphysical style of writing, paradoxically, by creating an irony and ambiguity, says that no, when we die, when we sleep, even we get relaxed, and we get relaxation, and our soul, which is tortured in the body, gets some delivery. समझ में आ रहा होगा आपको, डिलीवरी का मतलब है मुक्ति मिल जाती है हमको। नाउ अच्छा, फिर वो गिनाना शुरू करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डेथ क्यों ताकतवर नहीं है, क्यों डेथ से ज्यादा चीजें ताकतवर हैं, विच इज बेस्ड ऑन, ये जो राइटर अब बात करने जा रहा है ये बेस्ड है बच्चों उस चीज के ऊपर जब हम लोग आमतौर पर इस बारे में बात करते हैं कि मौत किसी न किसी बहाने से आती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दाउ आर्ट स्लेव, यू आर स्लेव टू फेट। कहते हैं ना, बताओ सभी कल्चर्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे कोरोना महामारी में जितने भी लोग मरे हैं इस पैंडेमिक में, अभी भी कई लोगों ने कहा है कि जो लिखा है तो आएगी मौत, है ना। तो कहता है कि तू गुलाम है किसकी, भाग्य की। चांस का मतलब है बाय एक्सीडेंट, और चांस से वो भी परमात्मा लिख के भेजता है। राजाओं की, भाई उस जमाने में राजा मृत्यु दंड देता था, तो गुलाम है तू राजाओं की। एंड डेस्परेट मैन, और जो निराश लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनकी गुलाम है। अगर कोई डेस्परेट आदमी होगा तो तू उसको डरा नहीं सकती, वो जब चाहे तेरे को बुला सकता है, मतलब वो कभी भी ही कैन कमिट सुसाइड, तू गुलाम है। उसके बाद वो बोलता है एंड डस्ट विद पॉइजन। डस्ट का मतलब है तू रहती है, करती है किसके साथ, तू गुलाम है किसकी, पॉइजन की, है ना। तो अपने आप में नहीं आ जाती, तेरा अपने आप में कोई वजूद नहीं है। पॉइजन खा ले कोई तो तू आ जाती है, वॉर में तू आ जाती है, सिकनेस में, बीमारी में तू आ जाती है। ड्वेल मतलब रहना, निवास करती है, इसका मतलब यू आर नॉट पावरफुल। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। अब राइटर ने एकदम से पलटी खाई है, और वो पॉपी का मतलब होता है अफीम। ओके, जब कोई ओपियम खा लेता है, नशे की चीज खा लेता है, पी लेता है, तो वो एक ट्रांस में चला जाता है। देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश, ट्रांस, TRANCE। तो ट्रांस में उसको बड़ा मजा आता है, उस इल्यूजन वाली स्टेट में जब वो रहता है।
एंड चार्म्स का मतलब होता है आकर्षण। मुझे ये बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल लाइन लगती है। एक बात बताइए कि जीते जी एक आदमी मरे हुए के समान है कि नहीं, अगर उसको जिंदगी में कुछ इल्यूजन्स ने अटका रखा है, क्योंकि वो अपने मेन कर्तव्य तो भूल जाता है और वो ही स्टार्ट्स लिविंग इन द illusionary charms of the world. For example, somebody has a charms of watching movies only, series only. Somebody who has a charm to just to read books, then he is away from the realities of his duties. His आपने देखा होगा एक एक बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। तो राइटर ने बहुत थॉट प्रोवोकिंग लाइन इसको हम मानेंगे कि जो आकर्षण है लाइफ के, तरह तरह के आकर्षण हो सकते हैं बच्चों, और जो व्यक्ति उस आकर्षण में फंस के जीवन जीता है वो भी एक मरे हुए के समान है, और नशा करने वाला भी मरे हुए के समान है। लेकिन यहाँ पे जो पैराडॉक्स है, यहाँ पे जो जिसको अपन बोलते हैं ना सटायर है, वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या सटायर कर रहा है राइटर। कहता कैन मेक अ स्लीप एज वेल, these poppies and these charms, वो भी तो हमें सोया हुआ ही बना देते हैं। मतलब we are not in the enlightened state if we are consuming certain things which intoxicate us, or the things which create a kind of hallucination in our life. Okay, better than thy stroke. और कम से कम ये चीजें हमें आनंदित तो करती है, तेरे स्ट्रोक से, तेरे प्रहार से तो ये अच्छी है। तो अगेन दिस इज अ पैराडॉक्स, वी नो दैट दिस इज नॉट ट्रूथ, द ट्रूथ। Why swellest thou then? Swell का मतलब होता है फूलना, तो यहाँ पे आएगा गर्व से, तू क्यों फूल रही है फिर? राइटर asks a question to the personified death. फिर उसके बाद में he gives a solution, as is the fashion in writing a sonnet. वो कह रहा है कि one short sleep past, we wake eternally. ये 100% एक पैराडॉक्सिकल लाइन है, ध्यान से देखिए कि जब हम मौत आती है तो हम सोते हैं, और जैसे ही उस मौत को उस नींद को हम पास्ट करते हैं, गुजरते हैं उस नींद से, वी वेक एटर्नली, तो हम शाश्वत हमेशा के लिए जाग जाते हैं। सो राइटर हैज रिटन दैट द होल जर्नी ऑफ बॉडी, व्हेन द बॉडी डाइज एंड दैट सोल गेट्स आउट ऑफ द limitations of the physical world of body, and then we wake eternally. So we का मतलब है सभी लोग जो धार्मिक लोग हैं या नहीं भी हैं, उनको the writer has imagined कि कैसे एक मुर्दा आदमी महसूस करता होगा हमेशा हमेशा के लिए, अब कोई बंधन नहीं है, कहीं पर भी जा सकता है उड़ करके, and death shall be no more, और फिर तू बिल्कुल नहीं रहेगी। तो राइटर ने प्रूव कर दिया पैराडॉक्सिकली कि तू ताकतवर नहीं है, बल्कि मौत जब आती है तो हम हमेशा के लिए जाग जाते हैं और तू मर जाती है। डेथ दाउ शैल्ट डाई, डेथ तू मर जाएगी। तो ये जो पोएम है, ऐसा यहाँ पे मुझे एक बात और कहनी है कि एक फिलोसोफर्स का स्कूल हुआ है ग्रीक कल्चर में, जिसको बोलते हैं स्टोइक्स। कॉपीज में लिख लीजिएगा, STOIC। ओके, स्टोइक्स से बना है स्टोइसिज्म। अब आप डिक्शनरी खोल के जब स्टोइसिज्म का मतलब देखेंगे ना, तो दीज आर न्यूट्रल पीपल हु यूज्ड टू मेडिटेट ऑन डेथ। सबको मालूम होना चाहिए कि जॉन डन जब बुजुर्ग हो गए थे, तो कहते हैं कि उनके कमरे में एक जो स्कल होती है ना इंसान की खोपड़ी, उसकी एक तस्वीर लगी हुई थी, एंड वो उस पर मेडिटेट करते थे स्टोइक्स की तरह, जिनके लिए लाइफ में डेथ और आनंद कोई बड़ी चीज नहीं होती है। और अगर आप डेथ को सोच के चलते हो, देन यू फील दैट वन डे यू विल बी डेड। तो उसको फिर आपको वो मौत ज्यादा डराती नहीं है, और आप यू जस्ट टेक इट वेरी लाइटली। ठीक है, तो ये मैंने पोएम तो यहाँ खत्म हो गई आपकी। ठीक है, लास्ट में मैंने कुछ लिखा, इसको देखिए कि जॉन डन जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, और अचानक से वो एक बार मरने वाले थे इन इज 8th ईयर एज एन एंग्लिकन मिनिस्टर, जब उन्होंने एंग्लिकन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, क्रिश्चियनिटी का एक धर्म होता है ये। तो जब वो इलनेस काफी आ गई थी उनको, तो मे हैव बीन टाइफाइड फीवर, कुछ भी हो सकता था वो, बट इन रिसेंट ईयर्स इट हैज बीन शोन दैट ही मे हैव हैड अ रिलैप्सिंग फीवर इन कॉम्बिनेशन विद अदर इलनेस। तो उस बीमारी के अंदर जब ये बहुत डर गए थे, उनको लगा कि यार डेथ भी कुछ नहीं है, तब उन्होंने कहते हैं ये कविता लिखी। ठीक है, और कॉरिंथियंस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो रेफरेंस सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल सोनेट बच्चों। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। तो पोएम को सुनने के बाद में मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं,
और बाद में इसको अनलिस्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग कुछ कमेंट्स लिखना चाहें तो उस पर लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।